निक्की यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। निक्की की हत्या की साजिश में उसके परिवार वाले भी शामिल थे। देखिए, साहिल गहलोत का मौसेरा भाई जो दिल्ली पुलिस में सिपाही है, वो भी साजिश में शामिल है। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक इस केस में हुई है, जिसमें साहिल का मौसेरा भाई, उसके 2 चचेरे भाई, दोस्त और साहिल का पिता, यह भी गिरफ्तार। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में साहिल कबूल भी कर रहा है और भी जानकारियां सामने आ रही हैं। निक्की यादव मर्डर केस में अब तक किसकी गिरफ्तारी? देखिए, पिता, दोस्त, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, इन सबकी गिरफ्तारी हो गई और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। और यह भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि 2020 में निक्की और साहिल ने शादी कर ली थी नोएडा के आर्य समाज मंदिर में जाकर। पुलिस का तो दावा है कि उनके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है इस हत्या में भी वो शामिल हो सकते हैं? हो सकता है। तो क्या मांग करते हैं आप इनकी? कानून में जो सबसे सख्त सजा होती है वो इनको भी मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की आप लोगों से या बुलाया? हाँ, बुलाए हैं वो, तो पूछताछ करेंगे वो हमारे साथ। पुलिस इसमें हमारी पूरी हेल्प कर रही है। लगातार जो परतें खुली जा रही है, क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पुलिस की तरफ से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस हमारी पूरी हेल्प कर रही है। दिल्ली पुलिस में पूरी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर रहे हो। आप जैसे पत्रकार हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने ये कहा है कि निक्की और साहिल की पहले ही शादी हो गई थी। क्या आपको इस बारे में कुछ पता था? हमें कुछ नहीं पता था। कल कुछ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है इस हत्या में भी वो शामिल हो सकते हैं? चलिए, इस खबर पर अपडेट हासिल करने का वक्त है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे भी एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। पहले ये तो कि परिवार भी शामिल था, पिता, दोस्त, भाई सब इसमें शामिल थे, और दूसरी ये कि 2020 में शादी हो चुकी थी निक्की और साहिल के आर्य समाज मंदिर में। किस तरह से और जानकारी, क्या अपडेट दर्शकों को बताएं आप? बिल्कुल, और देखिए, बिल्कुल किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की साहिल ने शुरुआत से दिल्ली पुलिस को। अब ये बात निकल करके जब इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उससे पूछताछ के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ने जब सारे सबूत जुटाने शुरू किए, तब एक एक करके साहिल गहलोत का झूठ सामने आने लगा। सबसे पहले तो ये जो मर्डर स्पॉट है उसको लेकर के उसने कंफ्यूज करने की पुलिस की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने वो असर्टेन कर लिया कि मर्डर उसने कहां पे किया। फिर उसके बाद पुलिस ने हर वो उससे जुड़ी हुई चीज बरामद कर ली, लेकिन उसने शादी की बात भी पुलिस से छिपा के रखी थी। बट जब निक्की के और साहिल के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे पुलिस ने बात की, और उसके बाद इनके जब पुराने रिकॉर्ड जो चैट हैं, जो चैट इसने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसका मोबाइल फोन जो है निक्की का वो साहिल के पास था और उसने पूरा चैट डिलीट कर दिया था। लेकिन उस चैट को जब रिट्रीव किया गया और वहां से जब डिटेल निकली, तब पुलिस को पता लगा कि ये तो शादी कर चुके थे। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसको और ज्यादा निश्चित करने के लिए उस सर्टिफिकेट की तलाश की, उन चीजों की तलाश की, और उसके बाद फिर पुलिस का कहना है कि 2020 में ही शादी कर ली थी। फिर इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तो पुलिस को सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो बॉडी इसने फ्रिज में अपने बंद ढाबे में छिपाई थी, उसके साथ ये क्या करने वाला है। तो ये बात निकल के आई कि इसके लिए तो इसने अपने जो दोस्त हैं, अपने परिवार हैं, उन सबको उसने डिस्कस कर रखा है, बता रखा है। और इसके बाद फिर लेकिन हिमांशु, 120 ने शादी की जानकारी किसी को नहीं दी, उनके परिजनों को भी जानकारी नहीं थी। पिता से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी, आज तक ने उनसे संपर्क किया, उनका साफ इनकार था। उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी नहीं, परिवार में किसी को भी सूचित नहीं, कोई भी जानकारी नहीं इस रिश्ते के बारे में और शादी के बारे में। बिल्कुल, ये बात भी सामने आई है, क्योंकि परिवार ने साहिल के बारे में, जो निक्की का फैमिली था, उनका यह कहना है कि साहिल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो अब पुलिस ये मान के चल रही कि हो सकता है कि निक्की को शायद डर रहा हो या कोई और वजह रही हो, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार में निक्की को लेकर के साहिल को लेकर के निक्की ने कोई बातचीत नहीं की हो, डिस्कस न किया हो, और शायद इस बात का इंतजार रहा हो कि जब सब ठीक हो जाएगा, सही वक्त का शायद निक्की इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके पहले ही साहिल की शादी तय हो जाती है।
अब देखिए यहीं से कॉन्स्पिरेसी की बात निकल करके पुलिस के सामने आई और इसको पुलिस प्री प्लान मान के क्यों चल रही है, क्योंकि जब 22 दिसंबर को शादी तय होती है तो उसके बाद आखिर क्या सोचा था साहिल ने, ये सोच करके पुलिस अब इसे फिट ऑफ रेज का बल्कि मामला नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी, एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल का मामला मान करके इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है मंशा, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। भिवानी केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और राजस्थान के भरतपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। रिंकू नाम के शख्स को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी है, जिसमें मोनू मानेसर, लोकेश, श्रीकांत, अनिल और रिंकू का नाम शामिल है। रिंकू की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोनू मानेसर समेत 4 आरोपी अब भी फरार हैं। हालांकि मोनू का कहना है, उसने अपनी सफाई में दलील दी। उसने कहा कि उसकी इस घटना में कोई भूमिका नहीं है, ना ही बजरंग दल का। मोनू मानेसर समेत अब भी 4 लोग फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि एक आरोपी रिंकू, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस घटना ने सियासी रंग रूप भी ले लिया है, क्योंकि देखिए भिवानी केस में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई उसको स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं और पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या फिर इन लोगों को अपनी छत्रछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को। हरियाणा और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रही है, इस तरह के लोगों को। हर जगह पर इनका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और यही गैंग हर तरफ एक आतंक मचा हुआ है, कानून को अपने हाथ में ले लेता है। रहेगी इस खबर पर नजर। और अब खबर चीता रिटर्न्स पार्ट 2 पर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से विमान ग्वालियर इन चीतों को लेकर पहुंच चुका है। 12 चीते आए हैं ग्वालियर यानी भारत, और यही वो विमान है जिसके अंदर चीते मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका से ये विमान आया है और इसी के अंदर ये 12 चीते मौजूद हैं, जिनकी लैंडिंग ग्वालियर एयरपोर्ट पर हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। इस विमान में ही जो 12 चीते हैं वो मौजूद हैं और इनको प्रक्रिया के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। जो जगह और जो जंगल इनके लिए निर्धारित की गई है। इसके पहले भी चीते आए थे और ये अब दूसरी खेप इन चीतों की, और इसमें 12 चीते इस विमान में सवार हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की सरजमी से उड़ान भरते हुए अब ये भारत की धरती में कदम रख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। टीपू सुल्तान को लेकर सियासी घमासान काफी तेज है। अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली का एक वीडियो, विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दानिश ने खुद को टीपू सुल्तान का फॉलोअर बताते हुए कहा है वो देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी टीपू सुल्तान को पहला स्वतंत्रता सेनानी बता दिया, फ्रीडम फाइटर। यह वीडियो टीपू सुल्तान की कब्र से बनाया गया है। अब दानिश ने नलिन कतिल को टीपू सुल्तान विवाद में सीधी चुनौती दे दी है। मैं इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर टीपू सुल्तान साहब के मज़ार पर हूं। मुझे फक्र है कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूं, जो इस देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं जो लोग, जो गॉडसे के फॉलोअर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं, वो आज ये चैलेंज कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान के फॉलोअर्स को, टीपू सुल्तान के मानने वालों को इस देश में रहने का हक नहीं है या जीने का हक नहीं है। तो मैं ऐसे उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं वही, खासतौर से
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के, जो हमारे साथ सांसद भी हैं, उनका बयान मैंने कल देखा। इसीलिए मैं आज यहाँ श्रीरंगपटना में आया हूँ और टीपू सुल्तान साहब की जहाँ पर शहादत हुई उस जगह पर मैं मौजूद हूँ, उनकी कब्र पर मौजूद हूँ। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि मुझे फक्र है कि मैं टीपू सुल्तान को फॉलो करता हूँ, मैं महात्मा गांधी और अंबेडकर को फॉलो करता हूँ, मैं नाथूराम गोडसे के फॉलोवर से लड़ने के लिए, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, टीपू सुल्तान को लेकर सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं है। कम से कम कर्नाटक विधानसभा चुनाव तक तो बिल्कुल नहीं। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि टीपू की संतानों का अंत होगा। वो वैसे ही कह रहे हैं कि हमने नाम ले लिया है, हमारा अंत करके दिखाओ। ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇ ದೇವ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಕಂಪಳಿಯ ಜನ ಟಿಪ್ಪು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा, हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए। वहीं बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से बाबा बागेश्वर से दूर रहने का फरमान जारी किया है। कहा गया है कि बाबा बागेश्वर से मुसलमान कोई वास्ता ना रखें। उन्होंने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर यह फरमान जारी किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत के मुसलमानों को पासपोर्ट बनवाने और देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की धमकी दे रहे हैं, साथ ही टोपी वालों को सनातनी बनाने की बात भी करते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनके कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुनें। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। बाबा देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बाबा बागेश्वर पर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है तो समर्थन भी है, सवाल है तो जवाब भी है। ये तो लोगों को तय करना है कि उनकी आस्था कहां है। लेकिन इस पर दो फाड़। अब मौलाना ने यह फतवा जारी कर दिया है कि कोई भी वास्ता ना रखें। मुस्लिमों को मौलाना का ये नसीहत कह लें या फिर निर्देश कह लें। अब लोग कितना मानते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो भी बाबा के यहां जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, और ऐसे कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर चल रही घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद निरहुआ स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला उन्होंने बोला है। निरहुआ ने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के जवाब में निरहुआ ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण खुद जनता के दिल से निकलकर अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। समय के साथ बदलाव होता है, जब जब जैसा समय होता है उस हिसाब से चलना चाहिए। आज का समय ये कहता है कि आप ये सब चीजें छोड़ दो, आप हिंदुस्तानी बन जाओ, राष्ट्र सर्वोपरि रख लो अपने दिल में, राष्ट्र के प्रति सोचो, राष्ट्र के लिए आप काम करो। और अगर आप राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और आज के समय की मांग यही है। और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं न कहीं यही भाव मन में रख के काम कर रहे हैं, तभी आज पूरा राष्ट्र मजबूत हो रहा है और दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। और अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर,
शिवसेना के हाथ से पार्टी का चुनाव चिन्ह सिंबल छिन चुका है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है और इन सब के बीच आज उद्धव ठाकरे बड़ी बैठक उन्होंने बुलाया है। उद्धव गुट के शिव सैनिक बैठक में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले पर आगे की रणनीति क्या हो, इस पर मंथन विचार विमर्श किया जाएगा। और दोपहर 1 बजे मुंबई में उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे अपने तमाम सपोर्टर्स के बीच, नेताओं के बीच, शिव सैनिकों के बीच, क्योंकि अब असली शिवसेना तो शिंदे गुट की हो चुकी है, सिंबल भी सब कुछ हो चुका है। अब पहले सांसद गए, विधायक गए, सत्ता गंवाई और अब पार्टी भी गई, सिंबल भी गया। नए सिरे से करनी होगी शुरुआत। हालांकि चुनौती देने की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर आज दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है अपने विधायकों, नेताओं की, सांसदों की और सभी समर्थकों के साथ। चुनाव चिन्ह जाने के बाद शिवसेना की ये बड़ी बैठक और आज दोपहर 1 बजे उद्धव ने बैठक कॉल की है। पहले महाराष्ट्र की सत्ता और उसके बाद शिवसेना की कमान मिलना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा दिन। जैसे ही दिल्ली से चुनाव आयोग का फैसला आया कि शिंदे गुट को ही शिवसेना नाम मिलेगा और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी उनका होगा, शिंदे के समर्थकों ने पूरे महाराष्ट्र में जश्न मनाना शुरू कर दिया। सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई में बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंच गए। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। फैसले से बेहद नाराज ठाकरे गुट ने कहा कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शिवसेना और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक हैं और ठाकरे गुट के पास 15। शिंदे के विधायकों के पास 2019 के विधानसभा चुनाव में पड़े 76% वोटों का समर्थन है, जबकि ठाकरे गुट के पास मात्र 23.5% का। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। संविधान को विकृत करके गैर अलोकतांत्रिक ढंग से अपनी मंडली के लोगों को बिना चुनाव के पार्टी में पद बांटे गए। मार्च अप्रैल में मुंबई में बीएमसी के चुनाव भी अपेक्षित है। शिंदे गुट की सहयोगी बीजेपी भी चुनाव आयोग के फैसले से खुश है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव आयोग का फैसला एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। महाराष्ट्र की सत्ता तो पिछले साल उनके हाथ से अपनी ही पार्टी में बगावत की वजह से चली गई और अब पार्टी भी उनके हाथ से चली गई है, जिसकी स्थापना उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने की थी। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं मिली है और इसके बाद अब सिंधिया की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि फर्क नहीं पड़ता कि पोस्टर में फोटो रहे या ना रहे, जनता का प्यार हमारे साथ है। पोस्टर तो पहले भी लगते रहे हैं, तो पोस्टर से फोटो हटाई गई या फिर भूल हो गई ये सवाल, लेकिन इसको लेकर राजस्थान बीजेपी में घमासान। प्रतिक्रिया सुनिए। ये राजनीति आती है, जाती है भाई। अपन लोगों ने कई बार इसको देखा है, कई बार जीते भी हैं, कई बार हारे भी हैं।
पोस्टर लगे हैं, कभी शक्ल के साथ कभी नहीं लगे। मैंने कहा जब तक ये है, जब तक इनका प्यार है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो आज महाशिवरात्रि है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ हो, महाकालेश्वर हो, त्रयंबकेश्वर हो, फिर लिंगराज के शिव मंदिर, श्रद्धालुओं की कतार लंबी है। महादेव के भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। देखिए जरा 7 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप घर में हैं, आज तक देख रहे हैं, तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। गोरखपुर के मंदिर से तस्वीर, वाराणसी के मंदिर से भव्य तस्वीर, यानी काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, बैद्यनाथ, लिंगराज, भुवनेश्वर, नासिक, हरिद्वार, हर जगह हर हर महादेव की गूंज ही सुनाई दे रही है। और श्रद्धालुओं की बात करें तो आस्था लिए, गहरी श्रद्धा लिए वो मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना विधिवत। जरा सुनिए ये मंत्रोच्चार के ध्वनि बने। नमस्कार। 2023 एक बहुत बड़ा चुनावी साल है और इस चुनावी साल की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं और अब मेघालय और नागालैंड में, और अब सबकी निगाहें हैं मेघालय पर, जहां एक एक्स फैक्टर निकला है, तृणमूल कांग्रेस, जो इस चुनाव में पूरे दम से चुनाव लड़ रहा है। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो कैमरा के सामने नहीं आते लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ताकत माने जाते हैं। वो ममता बनर्जी के भांजे हैं, उनके करीबी हैं। अभिषेक बनर्जी हमारे साथ है। अभिषेक बनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस मेघालय में क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? क्या आप, कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है, आप वोट कटुआ है, आप चुनाव जीतने नहीं आते, आप कांग्रेस को हराने आ रहे हैं? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, हर पार्टी को अपनी बात कहने की हक है और मैं मानता हूँ यही डेमोक्रेसी है और यही डेमोक्रेसी की खासियत है। अब कांग्रेस अगर कहते हैं कि तृणमूल बीजेपी की बी टीम है, तो मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूँ कि जब बंगाल में चुनाव हुआ और आप लेफ्ट के साथ अलायंस करके बीजेपी के हाथ मजबूत कर रहे थे, तो आप किसकी बी टीम थे या किसकी ए टीम थे? तृणमूल वहीं जा रहा है जहां पे बीजेपी की सरकार है। अगर हमको कांग्रेस को कमजोर करना होता तो हम कांग्रेस रूल स्टेट में पैर रखते, हम छत्तीसगढ़ में जाते, हम राजस्थान में जाते, जहां पे कांग्रेस पावर में है हम उस स्टेट में जाते। हम उसी स्टेट में जा रहे हैं। हम गोवा में गए जहां पे बीजेपी सत्ते में है, हम त्रिपुरा में गए जहां पे बीजेपी सत्ते में है, हम असम में अपना यूनिट स्टार्ट किया जहां बीजेपी पावर में है, हम मेघालय में आए जहां पे एनडीए अलायंस स्टेट चला रही है। पर आप एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड कर रहे हैं, आप एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड कर रहे हैं। गोवा में आपने डिवाइड किया, ये उनका आरोप है कांग्रेस का, और वो कह रहे हैं मेघालय में भी आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर आप विपक्ष की पार्टी बने। 17 में से 12 एमएलए स्विच करके तृणमूल कांग्रेस में आए कांग्रेस से। आपने कांग्रेस को तोड़कर एक बैकडोर एंट्री की है। चलिए आप आज यहाँ पे है, आप बात कर लीजिए। जो 13 एमएलए आए उसमें से कुछ एनपीपी में चले भी गए, एक बीजेपी में चले भी गए। जितने एमएलए रह गए आप उनसे बुला के पूछ लीजिए कि भाई आप क्यों आए तृणमूल में, वो आपको जवाब दे देगा। इतने दिन से तो वो कांग्रेस में थे। क्या अभी आप देखो यहाँ पे चुनाव चल रहा है, कांग्रेस का क्या कैंपेन चल रहा है? कोई लीडर आया, कोई कैंपेन में आके लोगों को समझाने की कोशिश किया? बीजेपी और एनपीपी के साथ जब आप लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, आप त्रिपुरा में भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो, कांग्रेस की क्या भूमिका रहा है? भाई आपका बोलने से और जमीनी हकीकत में, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। आप तृणमूल को बी टीम कह रहे हो और तृणमूल जब आपको गोवा में, तो हम लोग बताए कि आप आइए हम लोग के साथ बात करिए, वी शुड फाइट एंड टेक ऑन बीजेपीज माइट टुगेदर। उस दिन चिदम्बरम साहब ने बोला कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हम तो अकेला बीजेपी को हराने के लिए काफी है। गोवा में बताए और उसके बाद आपने नतीजे देखे, जो कुछ भी जीते थे वो भी चले गए। अब यहाँ पे आप कांग्रेस का क्या भूमिका है? मेघालय में क्या कैंपेन चल रहा है? अब तृणमूल अगर आती है, अगर मैं राजस्थान जाऊंगा तो बोलोगे कांग्रेस का सत्ता है, वहां कांग्रेस बीजेपी को मदद करने के लिए जा रहे हो। अगर मैं बीजेपी का रूल में स्टेट में जाऊंगा तो आप कहोगे कि मैं बीजेपी का बी टीम, तो मैं कहीं नहीं जाऊं। तो आप केवल बीजेपी रूल स्टेट्स में इस समय मैं बिल्कुल वही आपको स्पष्टता के साथ बता रहा हूं कि तृणमूल खाली बीजेपी रूल स्टेट में ही जा रहे हैं और बीजेपी को हराने की हमारा क्षमता है, जो हमने बंगाल में करके दिखाया है।
हाँ, भले ही 1 रात 2 रात या 1 साल में नहीं हो सकता, लेकिन हम अड़े रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे जब तक ना हो। एक आरोप लगा, गोवा में भी लगा और मेघालय में भी लगा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो आउटसाइडर है, वो पार्टी बंगाल की पार्टी है, मेघालय की पार्टी नहीं है, गोवा की पार्टी नहीं है। क्योंकि जब बंगाल का चुनाव हुआ था आपने कहा था बीजेपी जो है आउटसाइडर है, कि वो गुजरात से आए हैं लोग और बंगाल कैप्चर करना चाहते हैं। आर यू पार्टी ऑफ आउटसाइडर? क्या आप आउटसाइडर पार्टी एक तरह से बन गए हैं? बंगाल की पार्टी है? बिल्कुल नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस महाराष्ट्र की पार्टी है, इट वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र। तो वो उनका लॉजिक से बोलने, उनका लॉजिक अगर आप देखोगे तो वो लॉजिक का तो कुछ है ही नहीं। तृणमूल आउटसाइडर पार्टी है या नहीं, ये मेघालय को तय करने दीजिए, मेघालय का लोगों को तय करने दीजिए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आउटसाइडर नहीं है क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड, आज भी मैंने जब सभा किया तो बोला कि भाई बंगाल विल नॉट रूल मेघालय। अगर हम त्रिपुरा में अच्छा करते हैं तो बंगाल विल नॉट रूल त्रिपुरा। बीजेपी का कोई नेता के बता दे कि त्रिपुरा विल बी रूल्ड बाय त्रिपुरा, मेघालय विल बी रूल्ड बाय मेघालय। नहीं, एक रास्ता करने का किसी का क्षमता नहीं है। आप देखिए पूरा मेघालय में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये डबल इंजन गवर्नमेंट का नमूना है। 5 साल सत्ते में रहा, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको भी बाहर जाके पढ़ाई करना पड़ता है। आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है फिर? पॉलिटिकल राइवल कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एंटी बीजेपी वोट आप काट रहे हैं, तो आपका मेन राइवल इस समय कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा राइवल, हम शुरुआत से कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, बीजेपी है और बीजेपी को मदद करने वाले हैं। अब बीजेपी को कौन मदद कर रहा है ये आपको तय करना है। मैंने बोल दिया, बंगाल में इतनी मुश्किल लड़ाई थी, उसमें आप देखिए कांग्रेस किस हिसाब से काम किया, कांग्रेस किसका हाथ मजबूत कर रहा था। कभी आपने अधीर रंजन चौधरी को देखा कि एक प्रेस करके बंगाल में ये बीजेपी की जो जगरनॉट है इसके ऊपर कुछ बोले? ईडी अगर कलकत्ता में रेड करे तो ईडी अच्छा है, और ईडी अगर दिल्ली में रेड करे तो ईडी बुरा है। ये जो हिपोक्रेसी है, मैं वही समझना चाहता हूं। ये आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो आपके और बीजेपी के बीच में कोई डील होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था, आपने विपक्ष के साथ उनके कैंडिडेट मार्गरेट आल्वा को वोट नहीं दिया, आप अब्सटेन रहे थे। तो आप मुझे कह रहे हैं कोई डील होने का सवाल ही नहीं था, ना उपराष्ट्रपति के लिए और ना ही 2024 चुनाव के लिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। बीजेपी एंड डील विद तृणमूल आर लाइक ऑक्सीमोरॉन्स। वो तो है ही नहीं। वो तो जो लोग बीजेपी के साथ लड़ नहीं पा रहे वो ये बहाना बना रहे। दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एक्सक्यूजाइटिस। वो ये एक्सक्यूजेस दे रहा है कि तृणमूल के साथ डील हो गया है। भाई अगर डील हो गया है तो मेरे पीछे क्यों पड़े रहेंगे, हमारे लोगों के पीछे क्यों पड़े रहेंगे? हर दिन बंगाल में ईडी रेड हो रहा है, सीबीआई रेड हो रहा है। कांग्रेस रूल स्टेट में कितना ईडी रेड सीबीआई रेड होता है? बीजेपी रूल स्टेट में तो होता ही नहीं है, आप छोड़ दो। हिमाचल में तो हुआ नहीं। मैं तो उल्टा कह सकता हूं कि डील तो आपके साथ हुआ है, तभी आप लड़ नहीं रहे हो। आपके एमएलए जीतने के बाद बीजेपी जा रहे हैं। तृणमूल जीता 2021 में, उसके बाद तृणमूल का एमएलए तो भागा नहीं, बीजेपी के एमएलए छोड़ के तृणमूल में आए। तो यहां तो उल्टी गंगा बह रही है बंगाल में। तो मैं तो आपको अक्यूज कर सकते हो कि डील आपके साथ है। 2024 चुनाव के पहले क्या आप समझते हैं विपक्ष एक साथ आएगा, और क्या वो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के अंडर आएगा? किस तरह से आप देखते हैं 2024 का चुनाव? देखिए, मैं जो बार बार कहता हूं कि किसके नेतृत्व में आएगा, कैसे आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि आपका लड़ाई जब भाजपा के साथ है या बीजेपी के साथ है, आप खाली बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे हो। आप बीजेपी के साथ साथ, भाई ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जो बीजेपी को मदद कर रही है, जुडिशियरी का एक सेक्शन है जो बीजेपी को मदद कर रही है। एवरी गवर्नर ऑफिस इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू बीजेपी पार्टी ऑफिसेस, and they have become this mansions for the governors who have now retired from BJP, post retirement mansions. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जुडिशियरी का एक पार्ट, मीडिया का एक पार्ट, इलेक्शन कमीशन आप देख रहे हो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर क्या हो रहा है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक पार्ट, उसके बाद आपका सेंट्रल एजेंसीज, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जो भी कुछ बोले, शट योर माउथ एंड कम एंड जॉइन अस, और यू फेस द ईडी एंड सीबीआई। ये 2 मॉडल है। तो तृणमूल कांग्रेस दोनों मॉडल में नहीं जाएगा। हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये साथ लड़ेंगे, मैं कह रहा हूं आपको। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके नेतृत्व में आए, सबको ये रियलाइज करना चाहिए ये जो जगरनॉट है ये बहुत मजबूत जगरनॉट है, और देश को कैसे डिस्ट्रॉय करके इस सबको एक साथ करके सबको साइलेंस करने का एक प्रक्रिया चल रहा है। ये जब सब रियलाइज करेंगे, सब इकट्ठे आएंगे,
तो मुझे लगता है कि ये छोटी जो बातें हैं, किसका नेतृत्व में लड़ेगा, कौन लीडरशिप देगा, कौन क्रेडिट लेगा, ये सब महत्व नहीं रखेगा। तो फिर आप नहीं, और ये सबको रियलाइज करना चाहिए। तो ममता बनर्जी और तृणमूल का रोल क्या रहेगा इस अगले 12 महीने में? नहीं, रोल तो यही रहेगा कि हम, भाई मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पार्टी का, मेरा तो यही कोशिश रहेगा और मेरा यही मकसद रहेगा कि पार्टी को मैं 10 और स्टेट में लेके जाऊं। 10 और स्टेट पार्टी, मैं एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अभी तो 4 स्टेट में है कि और 2, 4, 5 स्टेट में जाऊं। मेरा 10 क्यों, मेरा तो मन करेगा 20 में लेके जाऊं। मैं अगर जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं तो चाहूंगा कि मेरा संगठन और बढ़े और विस्तार के साथ मैं संगठन को लेके लोगों के पास में पहुंचा सकूं, संगठन की बात करके लोगों तक और तृणमूल के सिंबल को मैं पहुंचाऊं। लेकिन तृणमूल जब से बंगाल में जीता है और जब अभी तक आप अगर देखोगे, तृणमूल खाली बीजेपी रूल स्टेट में गया है। और हमारा कोशिश यही है कि भाई हम लोगों तक वो बंगाल वाला जो मॉडल है और कैसे हमारा लड़ाई रहा है, ये हम लोगों तक पहुंचाए, जो हम कुछ हद तक पहुंचाए भी है। समय कम है। अब गोवा की बात करोगे, हाँ गोवा में हम सफल नहीं रहे, लेकिन देखो आप 10% वोट तृणमूल को आया। बीजेपी को बंगाल में कितना समय लगा 10% वोट में? बीजेपी 40 साल से पंजाब में है, आज तक बीजेपी का 6% वोट नहीं आया। तो इसका मतलब नहीं है कि तृणमूल हार गया। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसके लिए समय लगता है। अब जितना भाई समय लगेगा हम लोग लड़ेंगे। आखिरी सवाल, फैमिली राज का जो आरोप लगता है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, बीजेपी बार बार कहती है ये सब फैमिली राज की पार्टी है। चलो मैं तो एक छोटा सा एडवाइस दूंगा उनको कि आप एक बिल लाओ पार्लियामेंट में। आप अगर फैमिली राज, पहली बात तो तृणमूल और कांग्रेस एक है नहीं कि आप फैमिली राज की बात करके आप कांग्रेस को भी अटैक करोगे और तृणमूल को भी अटैक करोगे। ये एक कॉइन की इधर उधर चट्टे बट्टे नहीं है, पहले आप वो समझ लो। फैमिली राज का जो आप अटैक कर रहे हो तृणमूल के ऊपर, या जो एक्यूजिशन आप लगा रहे हो, मैं ये कहूंगा कि भाई आपके पार्टी में जो है वो सब भी तो प्रोडक्ट ऑफ फैमिली राज है। आप एक बिल लाओ पार्लियामेंट में, किसी से भी मूव कराओ, जरूरत पड़ेगा प्राइवेट मेंबर करवा दो किसी से भी बोल के, कि भाई कोई भी फैमिली से एक जन अगर पॉलिटिक्स में आ गया तो दूसरा कोई आ नहीं पाएगा। इन दैट केस कोई नहीं आ पाएगा। एंड बीजेपी हैज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। तब आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। मैं पहला उसमें डिवीजन होगा तो मैं वोट करूंगा, पर ये होना नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूं आपके हाथ में है ना, आप चाहो तो कर सकते हो, फैमिली राज खत्म कर सकते हो, फिर आपका पार्टी भी खत्म हो जाएगा। माधवराव सिंधिया का बेटा अगर बीजेपी जाए तो वो फैमिली राज नहीं है। अभिषेक बनर्जी अगर एमपी बने तो वो फैमिली राज है। जितिन प्रसाद अगर बीजेपी जाए तो वो फैमिली राज नहीं है। पीयूष गोयल मिनिस्टर बने तो वो फैमिली राज नहीं है। पंकज सिंह एमएलए बने तो वो फैमिली राज नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको गिनवा दूंगा। आपका अगर हिम्मत है, अगर आपका इंटेंशन राइट है, आप बिल लाओ, पहला वोट मैं करूंगा, ये मेरा चैलेंज है बीजेपी को। एक आखिरी सवाल, मेघालय और त्रिपुरा में अगर हंग असेंबली होती है, आप किसके साथ जाएंगे? नहीं, वो हंग असेंबली होती है या नहीं होती है, बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। अगर आउटकम आता है और हंग असेंबली होता है, इफ मेघालय थ्रोज अप अ हंग असेंबली, इन दैट केस मैं फिर अपील करता हूं ऑल द लाइक माइंडेड पार्टीज बारिंग एनपीपी एंड बीजेपी, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग अपना आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग त्रिपुरा गए, हो सकता था हम लोग त्रिपुरा मोता के साथ या लेफ्ट के साथ अलायंस करते तो नतीजे और अच्छे आते, वोट शेयर और बढ़ता, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जो कांग्रेस करती है। कांग्रेस मुंह में कहता है कि हम तो आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी हिमसेल्फ हैज सेड दैट मैं तो तपस्या कर रहा हूं, मैं आई एम फॉर आइडियोलॉजी, आई एम नॉट हियर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। बट कांग्रेस का आइडियोलॉजी अब देखो क्या है, त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ लड़ रहा है और केरला में लेफ्ट के खिलाफ, वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, असम में एआईयूडीएफ के साथ लड़ रहे हैं और शिवसेना में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। तो ये जो हिपोक्रेसी है ये तृणमूल नहीं करती है। तो मैं फिर कह रहा हूं हमारा जो आइडियोलॉजी है हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बारिंग एनपीपी एंड बीजेपी जो भी साथ आना चाहिए उनका स्वागत है। चलिए अभिषेक बनर्जी, आपने आज तक से बात की, बड़े खुलेआम बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।